नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बीपीएससी परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी करंट अफेयर्स हैं, उन पर एक तेज नजर डालेंगे। चलिए, दुनिया भर की बड़ी-बड़ी खबरों से शुरू करते हैं। तो आज हम किन-किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे वैश्विक संघर्ष बिंदुओं को, फिर कुछ जरूरी संधियों और समझौतों पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात होगी विश्व मंच पर भारत की, और आखिरी में साइंस और टेक की दुनिया से एक बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम दुनिया के उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जहां तनाव बना हुआ है, और साथ ही देखेंगे कि कूटनीति के मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है। और शुरुआत एक बहुत ही गंभीर खबर से हो रही है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस और इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं, इसने गाजा प्रांत में अकाल की पुष्टि कर दी है। लेकिन ये जो अकाल शब्द है, इसका तकनीकी मतलब क्या होता है? मतलब इसे घोषित कब किया जाता है? तो देखिए, आईपीसी के कुछ बहुत ही साफ और कड़े नियम हैं। जब वो शर्तें पूरी होती हैं, सिर्फ तभी अकाल की घोषणा की जाती है। और ये शर्तें वाकई में हालात की गंभीरता को दिखाती हैं। देखिए, पहली शर्त है कि कम से कम 20% घरों में खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो। दूसरी, 30% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हों। और तीसरी, भुखमरी की वजह से हर 10,000 लोगों में से रोज़ 2 लोगों की मौत हो रही हो। ये आंकड़े वाकई में भयावह हैं। अब इसी क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर आते हैं। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के पास एक बहुत ही विवादास्पद E1 सेटलमेंट योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये E1 योजना आखिर है क्या? देखिए, ये पूर्वी यरूशलेम और माले अदुमिम बस्ती के बीच का करीब 12 वर्ग किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। अब विवाद इसलिए है क्योंकि आलोचकों का मानना है कि अगर यहाँ निर्माण होता है तो ये वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इलाके को प्रैक्टिकली 2 टुकड़ों में बांट देगा, और इससे 2 स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। तो एक तरफ जहां ये जमीनी विवाद और मानवीय संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। चलिए, अब एक और संघर्ष वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां शांति की एक किरण दिखी है। दशकों से चले आ रहे विवाद के बाद आखिरकार अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच एक शांति समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। और इस शांति समझौते को जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका एक नए ट्रांजिट कॉरिडोर के निर्माण में मदद कर रहा है, और इसका नाम काफी दिलचस्प रखा गया है। तो ये ट्रंप रूट करेगा क्या? ये अज़रबैजान की मुख्य भूमि को उसके नख्चिवान एक्सक्लेव से जोड़ेगा, और ये रास्ता आर्मेनिया के क्षेत्र से होकर गुजरेगा। असल में इसका मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस रूट के जरिए क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत करना और साथ ही अमेरिकी प्रभाव को भी बढ़ाना है। चलिए, अब अपने अगले सेक्शन पर आते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों की। यहाँ एक दिलचस्प चीज हो रही है। कुछ पुराने समझौते तोड़े जा रहे हैं, तो वहीं नए गठबंधन भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात उस समझौते की जो टूट गया है। रूस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जिसे INF ट्रीटी कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं रहेगा। ये हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था। ये संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साइन हुई थी, यानी शीत युद्ध के दौर में। और अब 2025 में रूस का इससे आधिकारिक तौर पर बाहर हो जाना, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक तरफ जहां एक पुरानी संधि टूटी, वहीं दूसरी ओर एक नया और बहुत लंबा रक्षा समझौता हुआ है। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है, और ये पूरे 50 साल के लिए है। इस संधि का नाम है जिलोंग ट्रीटी। अब ये कोई अलग थलग समझौता नहीं है। असल में ये AUKUS के पिलर 1 के तहत हुआ है, और इसका मेन फोकस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर सहयोग करना है। ये बड़े AUK सुरक्षा पैक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसी दौरान एक और जरूरी बातचीत हुई। इस्तांबुल में ईरान और E3 कहे जाने वाले देशों के समूह के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधी बातचीत हुई। अब सवाल उठता है कि ये E3 देश हैं कौन? तो इसमें शामिल हैं फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों यूरोप की बड़ी शक्तियां हैं, जो अक्सर ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मिलकर एक साझा विदेश नीति अपनाती हैं। चलिए, अब बात करते हैं भारत की। देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत की तरफ से क्या नई पहल की गई हैं और क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है।
देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेगावाट स्केल का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है। ये प्लांट गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर लगाया गया है। इसकी क्षमता सालाना 1400 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की है। ये भारत के पोर्ट्स को ग्रीन बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं कूटनीति की। तो यहाँ भी भारत की पहलें काफ़ी सफल हो रही हैं, जैसे कि भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में नेपाल अब आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। और दूसरी तरफ अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजकर कृषि में मदद की है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई एक हैरान कर देने वाली खबर की। ये खबर ऑस्ट्रेलिया से है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के वैज्ञानिकों ने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने लैब में दुनिया की पहली पूरी तरह से फंक्शनल मानव त्वचा बना ली है। कमाल की बात यह है कि इसे स्टेम सेल से बनाया गया है और इसमें असली त्वचा की तरह सारी परतें हैं। यहाँ तक कि अपनी खून की नसें, बालों के रोम, नर्व्स और इम्यून सेल्स भी हैं। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हमने देखा कि कैसे एक तरफ पुराने गठबंधन और संधियां बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल यही है कि आने वाले दशक में दुनिया को बदलने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, बदलती हुई कूटनीति का या फिर इस नई क्रांतिकारी तकनीक का।